सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, साथ ही बताते हैं स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जिसने समय का महत्व जाना, उसने भविष्य को पहचाना। तो आइए आपको बताते हैं आज के पंचांग के अनुसार क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ज्ञान एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। ज्ञान हमें जीवन की परिस्थितियों से मिल सकता है, व्यक्ति से मिल सकता है और मिल सकता है विचारों और शब्दों से। सुभाषित यानी अच्छे कहे गए वचन जो हमें प्रेरणा देते हैं जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने की। आज का सुभाषित देखते हैं और देखते हैं वो कौन से अनमोल वचन हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकते हैं। भद्रं भद्रं कृतं मौनं कोकिलैर्जलदागमे दर्दुरायत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाया करती हैं, क्योंकि जहां मेंढक टरटराते हैं वहां चुप रहना ही शोभा देता है। During the rainy season, cuckoos do not sing but remain silent, because when there is noise of croaking of the frogs, it is better to be silent and not to degrade your talent. भारत का ज्ञान, भारत की परंपरा, भारत की पहचान है। वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भारतीय परंपरा न सिर्फ देशवासियों को बल्कि विदेशियों को भी आकर्षित करती है। इसी प्रभाग में देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को दर्शाती और सूर्य भगवान को समर्पित सूर्य मंदिर पर आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के पवित्र प्रकाशपुंज ने सदियों से समाज को प्रकाशित किया है और मानव समाज ने भी इसके प्रति उन्मुक्त मन से कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है। ये कृतज्ञता के भाव मानव ने न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहकों के प्रति बल्कि उन सभी देवों के प्रति भी प्रकट किया है जिन्होंने सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे भारतीय ज्ञान को परिभाषित करने वाले विभिन्न ग्रंथों के निर्माण द्वारा कृतज्ञता की बात हो या नैतिक मूल्यों पर आधारित आचरण के द्वारा देवों को प्रसन्न करने की बात हो। प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के लिए पांडुलिपि पुस्तकालयों का निर्माण हो अथवा भारतीयों को गौरवान्वित करने वाले देवों को समर्पित मंदिरों का निर्माण हो। तो आइए भारतीय ज्ञान परंपरा के इस श्रृंखला में आज बात करते हैं समाज को अपनी ओजस्वी ऊर्जा से प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को समर्पित सूर्य मंदिर के। भारत के पूर्ववर्ती राज्य उड़ीसा के पुरी में स्थित है भगवान सूर्य को समर्पित सूर्य मंदिर, जो कोणार्क मंदिर नाम से भी विश्व में प्रसिद्ध है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में समय समय पर देवों की आराधना का विधान है, अतः पूर्णतः भारतीय ज्ञान वास्तुकला आदि से निर्मित कोणार्क मंदिर भारतीय आराधना शैली का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोण शब्द का अर्थ है कोना या किनारा और अर्क शब्द का अर्थ है सूर्य। इसका मतलब हुआ सूर्य का किनारा। ओडिशा राज्य में स्थित ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 750 साल से भी पुराने कोणार्क मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है, जिसमें कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का कार्य करते हैं। पत्थरों पर एक अभूतपूर्व वास्तुशिल्प के आधार पर निर्मित कोणार्क मंदिर समकालीन संपूर्ण जीवन शैली, महिलाओं की स्थिति और मानव संस्कृति का बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में मानव जीवन के उद्देश्य पर आधारित है। मंदिर में प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सबका ध्यान आकर्षित करती कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, जो मानव जीवन की समस्याओं को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों में गौरव का प्रतीक सिंह है, सिंह के नीचे संपत्ति का प्रतीक हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। ये मूर्तियां अभिमान और धन से संपन्न परंतु विवेक शून्य मनुष्य के शीघ्र पतन की शिक्षा देती हैं। इसके साथ ही मंदिर में 7 घोड़े भी हैं, जो 7 दिनों के प्रतीक हैं। इस सूर्य मंदिर के 3 भाग सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त की स्थिति के अनुसार भगवान सूर्य के प्रवाहक, विध्वंसक और संरक्षक रूपों का स्मरण कराते हैं। साथ ही मंदिर में निर्मित मित्र, पुंसन, हरिताश्व नामक भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां मानव जीवन की 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को दर्शाती हैं। जीवन से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ बनाती हैं। स्वस्थ रहने के लिए मुख का स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है। अगर बात करें भारत में वयस्कों की, तो लगभग 80 से 90% लोगों में किसी न किसी तरह की दांतों या मुख संबंधी समस्या होती है और आमतौर पर दांतों की समस्याओं का कारण होता है दांतों की साफ सफाई का ध्यान न रखना। हम अक्सर स्वादिष्ट भोजन तो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने दांत साफ करना भूल जाते हैं, जो दांतों की समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि दांतों की समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह से दांतों की देखभाल की जाए और वो कौन से उपयोगी तरीके हैं जो इन समस्याओं से बचाव में आपकी सहायता कर सकते हैं। मुख का स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दांतों की समस्याओं से बचाव के लिए जरूरी है दांतों को सही ढंग से साफ करना। दांतों की सफाई के लिए सही ब्रश का चुनाव आवश्यक है। दांत साफ करने के लिए मुलायम ब्रिसल्स वाले ब्रश का प्रयोग करना चाहिए और हर 3 या 4 महीने बाद या फिर जब ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाएं, तो उसे बदल देना चाहिए। यदि मुख का स्वास्थ्य ठीक ना हो और व्यक्ति को किसी तरह की बीमारी हो जाए, तो इससे दांतों की समस्याएं तो हो ही सकती हैं, साथ ही कई अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। डेंटल डिजीजेस लोगों की जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। दर्द होता है, दांत गिर जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं और दांतों के इन्फेक्शन से और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अनहेल्दी माउथ को शरीर की बाकी बीमारियों से भी जोड़ा गया है। मुख के स्वास्थ्य का संबंध हृदय रोग से भी देखा गया है। मुख का स्वास्थ्य ठीक न होने पर यदि व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाए तो उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही उसका जीवन भी प्रभावित होता है। ये जानना जरूरी है
कि ब्रश करने या दांतों को साफ करने का सही तरीका क्या है। ब्रश करने के लिए आपको लंबा स्ट्रोक नहीं करना है, छोटे छोटे स्ट्रोक करने हैं और छोटे छोटे स्ट्रोक करने के बाद आपको ऊपर के मसूड़ों को नीचे, आपको ऊपर से नीचे जाना है। यही चीज़ नीचे के दांतों में आप करेंगे। आप ब्रिसल्स को करीब 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रोक आगे पीछे करके आप नीचे से ऊपर करेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस सेगमेंट को, जो पीछे का सेगमेंट है, पीछे का हिस्सा है जाड़ों वाला, वो साफ कर लिया। फिर आप आगे के हिस्से को करेंगे, फिर आप दूसरी साइड के हिस्से को करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके बाद है खाने वाली सतह या च्यूइंग सरफेसेस, और इनको साफ़ करना सबसे आसान है और अक्सर हम इसको छोड़ देते हैं। और इसको साफ़ करने के लिए आपका ब्रश दांतों के ऊपर चला जाएगा और इसको आप आगे पीछे करके साफ़ कर सकते हैं। दांतों की अंदर की सतह साफ़ करने के लिए ब्रश को फिर आप अंदर रखें, आखिरी दांत तक ले जाएं, आगे पीछे करें और फिर बाहर लाएं। सामने की तरफ अंदर के दांतों को भी साफ़ करें, दूसरी तरफ को भी साफ़ करें, ऊपर के दांतों की खाने वाली सतह को साफ़ करें। दांतों के बीच की सफाई करने के लिए इंटरडेंटल ब्रश का प्रयोग उपयोगी है। दांतों की अच्छी सेहत जीवन के हर मोड़ पर चाहिए, बच्चों को, वयस्कों को और इवन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको। इसलिए शुगर का कम इस्तेमाल करें। शुगर खास तौर से वो शुगर के प्रोडक्ट्स जो चिपचिपे हैं और जो घुले हुए हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जैसा कि, और तंबाकू, बीटल नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, और अल्कोहल, ये तीनों मिला के बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हैं ओरल कैंसर कोज करने के लिए। इनको अवॉइड करें। खाना खाने के बाद जो हमारी एक हैबिट है हमारे देश में कुल्ला करने की, बहुत अच्छी हैबिट है, उसको ना छोड़ें। और इसके साथ साथ दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत आपको जीवन भर साथ दें, तो इसलिए इस एडवाइस को फॉलो करें और साथ में ही ब्रश दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार, ये नारे को आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में फैलाएं। मुख का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मुख के स्वास्थ्य की ठीक देखभाल करें, जिससे मुख के स्वास्थ्य के साथ साथ आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जब बात हो बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की, तो इसका एक महामंत्र है योग। योग जिसे अपनाकर बहुत से रोगों से दूर रहा जा सकता है। न सिर्फ शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं अगर व्यक्ति का मुख का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका पाचन प्रभावित होता है, और अगर किसी तरह की पाचन समस्या है तो उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पर, साथ ही उसके मुख के स्वास्थ्य पर। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वो यौगिक क्रियाएं हैं जो पाचन की समस्याओं को दूर करने में सहायक हैं और आपका बेहतर पाचन दे सकती है। नमस्ते, मैं नेहा जैन। तो आज सीखेंगे 2 ऐसे आसन जो कि ट्विस्टिंग और कंप्रेशन करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। हमारा पहला आसन है योग मुद्रा। प्रेग्नेंट विमेन, स्लिप डिस्क, हाइपरटेंशन या कार्डियक ट्रबल्स हो तो इस आसन को ना करें। हमारे लेफ्ट हाथ से हमारे राइट हाथ की रिस्ट को इस तरह से पीछे ले जाके होल्ड करना है। अपनी जगह पे सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे और अपने हेड को ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर से सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को राइट नी की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ के कुछ समय यहाँ रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को लेफ्ट नी की तरफ लेके जाएंगे। कुछ समय सांस छोड़ के यहाँ रुकेंगे। फिर से सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। हमारा दूसरा आसन है कोणासन। इसके लिए हम पैरों में 3 फुट का डिस्टेंस लाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को खोलेंगे, राइट साइड पे देखेंगे
और एक्सहेल करते हुए अपने राइट हाथ को लेफ्ट टो की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए यहाँ कुछ समय रुकेंगे, फिर नीचे देखते हुए, हाथों को देखते हुए वापस अपनी जगह पे जाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे देखते हुए लेफ्ट हाथ को सांस छोड़ते हुए राइट टो की तरफ लेके जाएंगे और फिर ऊपर देखते हुए सांस छोड़ेंगे और कुछ समय यहाँ रुकेंगे। लेफ्ट हाथ को देखते हुए धीरे से उसे वापस अपनी जगह पे लाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए हम चलते हैं हमारी गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र के पास। नमस्कार। आजकल पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो रही है, चलना बहुत जरूरी है। बीच बीच पे चलते रहिए काम करते वक्त। जरूरी है कि खान पान में थोड़ा ध्यान दें। पेट को एक तो अंदर बाहर करना जरूरी है। खाने पीने में दही जाना चाहिए, छाछ लेनी ही चाहिए, नींबू पानी लीजिए, खाने में अदरक लीजिए, पपैया, पाइनएप्पल जैसे फल लीजिए, पाचन शक्ति अच्छी हो ही जाएगी। नमस्कार। और यहाँ पर रुकेंगे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे संस्कृत पाठशाला में क्या है और साथ ही आपके साथ साझा करेंगे एक प्रेरणादायक कहानी। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें अगर संस्कृत भाषा की, जिसका रूप अत्यंत प्राचीन और विशाल है। आज संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी हमें सिखा रहे हैं एषः पद का प्रयोग। आइए देखते हैं। संस्कृत पाठशाला में सर्वेषां स्वागतम। संस्कृत सीखने के इस क्रम में हम सह बालकः, सह नायकः ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना रहे थे। हमने यह भी सीखा था कि सह का प्रयोग केवल पुल्लिंग के साथ व दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के साथ ही होता है। तो यह आपकी जिज्ञासा अवश्य बनी होगी कि पास वाले व्यक्ति या वस्तु के लिए संस्कृत के किस पद का हमें प्रयोग करना है और कैसे वाक्य बनाना है। अगर वाक्य है यह लड़का है तो वहाँ यह इस पद के लिए एषः शब्द का प्रयोग हमें करना है और वहाँ वाक्य बनेगा एषः बालकः, यह बालक है। सह बालकः एषः बालकः, यदि वह बालक दूर है तो सह बालकः और यदि समीप है, पास है तो एषः बालकः, ऐसा हमें प्रयोग करना है। आइए इस एषः पद से और भी कई सारे उदाहरण देखते हैं। शब्द है गायकः। गायकः अर्थात सिंगर, ये आप सभी जानते हैं। इस गायकः शब्द के साथ एषः शब्द को जोड़कर संस्कृत वाक्य बनाते हैं। वाक्य बना है एषः गायकः, यह गायक है। नर्तकः, डांसर, एषः नर्तकः। शिक्षकः, एषः शिक्षकः। शिष्यः, एषः शिष्यः। आरक्षकः, एषः आरक्षकः। चोरः, एषः चोरः। सेवकः, एषः सेवकः। सेवक अर्थात सर्वेंट, जो हमारी सेवा करते हैं। देशभक्तः, एषः देशभक्तः। आपणः, एषः आपणः, यह दुकान है। आपणः का अर्थ है दुकान, शॉप। हम अपने मित्रों और परिवारजनों के नाम के साथ भी इस एषः का प्रयोग करके छोटा वाक्य बना सकते हैं। जैसे
अगर मेरे साथ मान लीजिए कि यहाँ पर पंकज खड़े हैं तो मैं यह वाक्य बना सकता हूँ, एषः पंकजः, यह पंकज है। इसी क्रम में एषः प्रकाशः, एषः अंकितः, एषः नारायणदत्तः, एषः संजयः, एषः नीतीशः। अब यहाँ ध्यान यह देना है कि एषः शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के साथ तो करना है, लेकिन साथ ही साथ वह व्यक्ति या वस्तु हमारे समीप ही होना चाहिए या होनी चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब तक हमने सह और एषः इन दो पदों का प्रयोग करना सीखा है। आप ये मान लीजिए कि आपके पास आपके दो मित्र हैं, उदाहरण के लिए पंकज और संजय। एक मित्र आपके पास खड़े हैं और दूसरे दूर खड़े हैं। आपके पास संजय खड़े हैं और दूर पंकज खड़े हैं, तो हम यहाँ दो वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सह पंकजः एषः संजयः, यह संजय है, एषः संजयः, सह पंकजः, वह पंकज है। और भी कोई दो नाम आप ले लीजिए, एषः नीतीशः, सह नारायणदत्तः, एषः नीतीशः, सह नारायणदत्तः। एक और उदाहरण से इसको समझिए, शिक्षकः और छात्रः, शिक्षक अर्थात टीचर, छात्रः छात्र जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं। वह शिक्षक है, यह छात्र है। सह शिक्षकः, एषः छात्रः, एषः छात्रः, सह शिक्षकः। दूर और पास इन्हीं के अनुसार सह और एषः शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के साथ होना है, यह हमें ध्यान रखना है। मित्रों, एषः इस पद का उच्चारण करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर श, ये जो मूर्धन्य इसका उच्चारण है, मूर्धन्य में हमारी जिह्वा ऐसी रोटेट होती है जिसको रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। एषः, एषः। मित्रों, आपको याद ही होगा कि इस संस्कृत दिवस जो कि रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को संस्कृत सीखने के लिए एक्स पर प्रेरित किया था। तो संस्कृत सीखने के इस क्रम में आप हमारे साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाकर एक्स पर साझा कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। अग्रिम अंक में पुनः मिलामः। नमो नमः। आज के दौर में प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग हैं जो प्राकृतिक रूप से बने बांस के उत्पादों को बेहतर मानते हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से हैं, जो ग्रामीण के बांस के उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए जो पुश्तैनी धरोहर है, ऐसे कलाकार हैं रामदयाल जी, जो बांस के उत्पादों का निर्माण करते हैं ग्रामीण लोगों के लिए। आइए उनसे मिलते हैं। बांस से टोकरियां, किल्टे, छाबे और अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार करते ये हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले रामदयाल। रामदयाल को ये कला विरासत में अपने माता पिता से मिली है, जिसका उपयोग वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बीड़ा उठाया है इस कला को अन्य लोगों तक पहुंचाने का। वैसे तो बाजारों में इससे मिलते जुलते प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन रामदयाल द्वारा बनाए जा रहे बांस से ये उत्पाद प्लास्टिक के उत्पादों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छे और टिकाऊ हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण हितैषी भी हैं। अपने घर पे बनाते, किसने डिमांड दिया भी जाते, इससे फायदा हमारे को इस काम से दूसरा काम नहीं करते। एक को काम करता मैं किल्टा, छबड़ी वगैरह, डल्ला वगैरह, तखारू वगैरह। स्थानीय ग्रामीण भी रामदयाल के बनाए हुए उत्पादों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये उत्पाद न केवल सस्ते हैं बल्कि उपयोग में व्यवहारिक भी हैं। हमारे गांव में जैसे जो किरड़े हैं, डल्ले हैं, वो लकड़ियां की नहीं मिलती थी, परंतु अब ये जो कारीगर आए हैं इनसे हमें किरड़े भी मिल रही हैं, डल्ले भी मिल रही हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर ऐसे पुरानी संस्कृति से अगर लोग जुड़े हैं,
जो अपने इस तरीके की कला है, ये एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि लकड़ियों को तोड़ना, लकड़ियों को फिर से जोड़ना और उसकी खारी बनाना, डल्ले बनाना, किरड़े बनाना, मेहनत भी काफ़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्कृति की ओर भी ध्यान दे, ताकि ऐसे कारीगर जो है वो लुप्त ना हो। वैसे तो मार्केट में प्लास्टिक की भी आजकल किरड़ी डल्ले मिलती हैं, लेकिन वो इतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। ये जो लकड़ी की डल्ले किरड़ी बनाई जाती है, ये काफ़ी पक्की होती हैं और 3-4 साल तक चल पड़ती हैं। तो ये बहुत ही पुराने टाइम की संस्कृति है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से रामदयाल जैसे मेहनती कलाकारों को पर्यावरण हितैषी कला को संजोने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे ऐसे कलाकार अपने व्यवसाय को करते हुए पर्यावरण का संरक्षण भी करते रहें। चंबा से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसे उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं और ये सिखाते हैं कि अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, हमें प्रेरणा देते हैं जीवन में कुछ करने की। और अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ और नहीं, सिर्फ अपनी आदतें बदलिए, क्योंकि आदतें ही सफलता का सार है। इसी विषय के साथ हम यहाँ पर आपसे अनुमति चाहेंगे और लौटेंगे भारतीय संस्कृति की झलक, भारतीय ज्ञान परंपरा और आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और भी उपाय लेकर अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।